ये कहानी है यॉन जियोंग की। साल 2025 की एक माहिर शेफ। एक ऐसी शेफ जो खाने को कला मानती थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक अजीब खेल खेला। एक पल में वो फ्रांस के सबसे बड़े कुकिंग कंपटीशन में थी और अगले ही पल वो जोजन डायनेस्टी के दौर में पहुंच गई। यहाँ उसकी पहचान एक शेफ नहीं बल्कि एक गुनहगार की थी, और उसे पेश किया गया उस दौर के सबसे कठोर और जालिम शासक राजा यॉनहुई के सामने। राजा यॉनहुई, एक ऐसा नाम जिसे पूरा जोजन कांपता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, लजीज खाना। जब यॉन को राजा के सामने पेश किया गया तो सबको लगा कि उसकी जिंदगी का फैसला हो चुका है, मौत। राजा अपनी गद्दी से उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी छनक थी। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे मौत की सजा देने के बजाय एक अजीब सौदा रखा। तुम हर रोज मेरे लिए खाना बनाओगी। अगर खाना पसंद नहीं आया या तुमने वही चीज दोबारा बनाई तो सजाए मौत। यॉन के पास कोई रास्ता नहीं था। एक मिशेलिन स्टार शेफ अब एक जालिम राजा की बावर्ची बनने जा रही थी, जहां एक गलती का मतलब था मौत। राजा ने तलवार घुमाई और यॉन की रस्सियां काट दी। उसे जिंदगी की एक और मोहलत मिली थी, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जो हर दिन उसकी जान ले सकती थी। यॉन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे फंस गई, लेकिन वो जानती थी कि जिंदा रहने का अब एक ही तरीका है, अपने हुनर से राजा का दिल जीतना। लेकिन यॉन जियोंग आखिर थी कौन? वो थी साल 2025 की एक ऐसी शेफ जिसके हुनर का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। फ्रांस के सबसे बड़े कुकिंग कंपटीशन ला पॉयल दौर में वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन अचानक उसके स्टोव ने काम करना बंद कर दिया। हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने पुराने जमाने की एक तकनीक का इस्तेमाल किया। सूठी घास से आग जलाकर उसने अपने हुनर को एक नई दिशा दी। वो बना रही थी वेनेजन शाटोब्रियों, एक ऐसी डिश जिसमें पश्चिमी तकनीक और जोजन परंपरा का अनोखा संगम था। हर चीज़ परफेक्ट थी, हर जायका अनोखा। और उसकी मेहनत रंग लाई। यॉन जियोंग ने वो कंपटीशन जीत लिया। वो बन गई दुनिया की सबसे बेहतरीन शेफ्स में से एक। अपने वक्त की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली यॉन अब एक अनजान दौर में एक जालिम राजा के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने वाली थी। क्या उसका हुनर उसे बचा पाएगा? पेरिस की शहर में जहां सपने सच होते हैं, एक टैलेंटेड शेफ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम जीता। उसके लिए ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उसकी सालों की मेहनत का फल था। अपनी कामयाबी की खुशी में डूबी वो अपने पापा से बात करती है। उसे नहीं पता था कि ये कॉल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसके पापा उसे एक अजीब काम देते हैं, एक पुरानी हिस्टोरिकल किताब प्रोफेसर पियर से लेकर आना। फ्लाइट में आसमान में एक अद्भुत नज़ारा दिखता है, एक सोलर इक्लिप्स। ऐसा मंजर जो सदियों में एक बार देखने को मिलता है। लेकिन तभी एक छोटा सा हादसा होता है। कॉफ़ी उस बैग पर गिर जाती है जिसमें वो कीमती किताब थी। घबराकर वो अंजाम से बेखबर उसे साफ करने वॉशरूम भागती है। वॉशरूम में जब वो उस गीली किताब को खोलती है तो एक राज सामने आता है। ये कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक पुरानी लव स्टोरी और रेसिपीज की किताब थी, जिसका नाम था मैंग ऑन रॉक। जैसे ही सोलर इक्लिप्स अपने चरम पर पहुंचता है, प्लेन में जबरदस्त झटके लगते हैं। अचानक वो किताब चमकने लगती है और उसके हर्फ हवा में तैरने लगते हैं। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। वो वक्त के एक भंवर में खींच ली जाती है और आंख खुलने पर खुद को एक अनजान जंगल में एक जाल में फंसा हुआ पाती है। ये जोसोनन का दौर था। यहाँ एक शहजादा अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला था। एक ऐसा शहजादा जिसके दिल में एक गहरा जख्म था। बचपन में उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को खुद से दूर ले जाते हुए देखा था। वो चीखता रहा लेकिन कुछ न कर सका। आज भी वो दर्द उसके साथ था। दूसरी तरफ महल में सोलर एक्लिप्स की वजह से एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। रानी माँ और सभी दरबारी परेशान थे, क्योंकि कहते हैं जब राजा गलत काम करता है तो आसमान भी अपना क्रोध दिखाता है। क्या ये सोलर एक्लिप्स सिर्फ एक कुदरती नज़ारा था या किसी बड़े तूफान का संकेत?
और क्या वो लड़की जो गलत वक्त में सही जगह आ गई थी, इस कहानी का रुख बदल पाएगी? जोसियान दौर के आसमान पर सूर्य ग्रहण छाया हुआ है, लेकिन इससे भी बड़ा ग्रहण महाराज के दरबार पर लगा है। वहां मंत्री परेशान हैं क्योंकि उनके महाराज ने एक पवित्र दिन पर शिकार पर जाने का फैसला किया है, जहां से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। जंगल में महाराज अपने सिपाहियों के साथ हैं, लेकिन उनका ध्यान शिकार पर नहीं। वो आसमान में हो रहे सूर्य ग्रहण को देखते हैं और उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन इस कहानी में एक अनोखा मोड़ आने वाला था। आसमान में सूर्य ग्रहण लगते ही एक और ही दुनिया से कोई अनजान शख्स इस दौर में आ पहुंचा। मंत्रियों ने किसी डायन का इंतजार है। ये थी हमारी हीरोइन इम यून आ, जो कुछ पल पहले 21वीं सदी के प्लेन में सफर कर रही थी और अब अचानक इस अनजान पुराने जंगल में एक जाल में फंसी हुई थी। घबराई हुई उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसका मॉडर्न डे फोन भी यहाँ बेकार था, ना कोई नेटवर्क, ना कोई सिग्नल। जब वो जाल से आज़ाद हुई तभी उसकी मुलाकात हुई उस शख्स से जिसके लिए वो यहाँ आई थी, महाराज से। लेकिन ये मुलाकात दोस्ती से नहीं, एक तीर से शुरू हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। लड़की को लगा कि वो किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग के सेट पर आ गई है और ये हैंडसम लड़का बस एक एक्टर है। लेकिन महाराज के लिए ये अजीब कपड़ों वाली, अजीब भाषा बोलने वाली लड़की एक डायन से कम नहीं थी। खासकर उसके हाथ में चमकती हुई अजीब चीज ने उन्हें और भी हैरान कर दिया। जब उसने अपनी स्टनगन को महाराज की तलवार से टच किया तो एक अजीब सी रोशनी फैल गई। महाराज, जो तीर और तलवार के माहिर थे, इस बिजली के झटके से चौंक गए। अपनी बेइज्जती से गुस्सा होकर महाराज ने उस लड़की के बैग पर तीर से निशाना लगाया और उसे खाई में गिरा दिया। अब दोनों एक दूसरे के सामने थे। एक 21वीं सदी की लड़की जो इस दुनिया को फिल्म सेट समझ रही थी, और एक पुराने जमाने का राजा जिसे लग रहा था कि उसका सामना किसी जादूगरनी से हुआ है। ये अनोखी मुलाकात आगे क्या रंग लाएंगी? पीछा करते हुए दुश्मनों से बचने की कोशिश में सिपाही ने उस लड़की को बचाने के लिए खतरनाक फैसला किया। एक तीर ने उनका रास्ता रोका, लेकिन उसने पलक झपकते ही लड़की को अपनी बाहों में उठाया और पहाड़ी से छलांग लगा दी। ये जान बचाने की एक ऐसी कोशिश थी जिसका अंजाम किसी को नहीं पता था। नीचे गिरते वक्त भी उसने लड़की को महफूज रखा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास था। पर लड़की के लिए ये सब एक खौफनाक सपने जैसा था। ऊपर पहाड़ी पर सिपाही के साथ ही परेशान थे। उनका महाराज उनकी नज़रों से ओझल हो चुका था। उनके सरदार ने बिना वक्त गवाए अपने महाराज को ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारने का हुक्म दिया। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये हमला कोई इत्तेफाक नहीं था। दो शातिर अफसर जो इस सारी साजिश के पीछे थे, अपने मंसूबे पर खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। नदी के किनारे जब लड़की को होश आया तो उसने देखा कि वो सिपाही जख्मी हालत में बेहोश पड़ा है। उसके सीने में लगा तीर देखकर उसे एहसास हुआ कि वो कितने बड़े खतरे में है। उसने फौरन उसकी मदद करने का सोचा, लेकिन जैसे ही सिपाही को होश आया उसने लड़की को अपना दुश्मन समझ लिया। जख्म के दर्द और धोखे के डर ने उससे अंधा कर दिया था। उसे लगा कि लड़की कोई डायन है जो उसे बहला रही है। लड़की ने गुस्से में चीख कर कहा कि वो कोई डायन नहीं, बल्कि एक शेफ है। ये सुनकर सिपाही और भी हैरान हो गया। लड़की की अजीब बातें और चाकू चलाने का अनोखा अंदाज उसके शक को और बढ़ा रहा था। उसे डायन समझकर सिपाही उस पर हमला कर देता है, लेकिन लड़की भी कमज़ोर नहीं थी। जख्म के कमज़ोर होने के बावजूद सिपाही अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर लड़की अपनी चालाकी से उसका मुकाबला करती है। ज़मीन पर इस कश्मकश में वो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लड़की हर तरकीब आजमाती है, कभी रेत फेंककर तो कभी पानी उछालकर। उसकी हिम्मत देखकर सिपाही भी दंग रह जाता है। इस अनोखी लड़ाई में जख्मी सिपाही हार जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाता है। लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब वो देखता है कि लड़की उसे छोड़कर जाने के बजाय उसके जख्म पर मरहम लगा रही है। उसका दिमाग चक्कर खा जाता है। ये दुश्मन है या मसीहा? अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। लड़की उसे रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाने लगती है। सिपाही अब भी उससे शक की नज़र से देखता है और उसे डायन कहता है। पर लड़की को उसके इस अजीब रवैये पर अब गुस्से के बजाय हंसी आती है। एक अनोखा रिश्ता शुरू हो चुका था, जहां एक कैदी और एक डायन एक अनजाने सफर पर निकल पड़े थे। महल में रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन रानी की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ बेचैनी थी। उसको फिक्र थी कि महाराज शिकार से अब तक लौटे क्यों नहीं। उसके दिल में एक अनजाना डर था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसे अपने अतीत का एक मंजर याद आता है,
जो उसकी इस बेचैनी को और बढ़ा देता है। 7 साल पहले एक अंधेरी कैद में एक लड़की को जुल्म का सामना करना पड़ रहा था। एक शातिर अफसर उसे उसके किए गुनाह की सजा दे रहा था। लड़की के चेहरे पर तकलीफ थी, लेकिन आंखों में नफरत की आग। अफसर उसके सामने एक सौदा रखता है, आज़ादी के बदले उसकी वफादारी। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारी वफादारी चाहिए। वो अफसर कोई और नहीं, राजकुमार जेसन था। एक ऐसा शख्स जो 10 साल पहले ही सबके लिए मर चुका था। वापस महल में रानी को एहसास होता है कि महाराज पर हमला राजकुमार जेसन की ही कोई चाल है। वो फौरन अपने सेवक को जेसन के पास एक जरूरी पैगाम देकर भेजती है। दूसरी तरफ राज्य के बड़े अफसर एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे। उन्हें डर था कि महाराज पर हमला करने वाला शख्स उनके पुराने गुनाहों का बदला लेने आया है। उनका लीडर उन्हें शांत रहने और सही वक्त का इंतजार करने को कहता है। जंगल में वो जख्मी सिपाही अब भी अपनी बात पर अड़ा था। उसने जब देखा कि उसकी शाही पोशाक पर ड्रैगन का निशान है, तो उसने इसे अपनी पहचान का सबूत माना। ये देखकर लड़की अपनी हंसी नहीं रोक पाती। उसके लिए ये सब एक मजाक था। लेकिन सिपाही, जिसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, गुस्से से भड़क उठता है। वो उसे डांटता है कि वो उसके शाही लिबास का अपमान कर रही है। अपने शाही घमंड में वो एक ऐसी बात कह देता है जो लड़की को हैरान कर देती है। वो उससे कहता है, महल लौटने पर मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता लूंगा। यह सुनते ही लड़की का सब्र जवाब दे जाता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इस हमले से सिपाही बिल्कुल दंग रह जाता है। अपने गुस्से में वो आखिरकार अपनी असली पहचान जाहिर करता है, मैं इस देश का महाराज हूँ। लेकिन लड़की पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उसके दावे को एक अच्छी एक्टिंग समझकर टाल देती है। थक हार कर वो दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। सिपाही यानी महाराज अब भी अपने आदेश चलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसकी एक नहीं सुनती। आखिरकार उन्हें एक सुनसान गांव दिखता है, लेकिन सिपाही उसे आगाह करता है कि वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। ये ग्यूम्पियो इलाका है, एक ऐसी जगह जहां आम लोगों का आना मना है। लड़की उसे इतिहास के एक जालिम राजा योनगुन के बारे में बताती है और अनजाने में वो उसी सिपाही की बुराई कर रही होती है। इस अनोखी नोकझोंक के बीच उनका सफर जारी रहता है, जहां एक खुद को महाराज समझता है और दूसरी उसे पागल। थकान से चूर हमारी शेफ अब एक नए रूप में थी। मॉडर्न कपड़ों की जगह अब उसने पहन लिया था एक अनजाना पुराना लिबास। पर उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा उलझन थी। वो इस अनजान जगह पर बिल्कुल अकेली थी, या शायद नहीं। अंदर झांकने पर उसकी मुलाकात एक और अनजान लड़की से होती है, लेकिन स्वागत के बदले उसे मिलता है झाड़ू से हमला। गांव की लड़की उसे चोर समझ बैठी थी। दोनों के बीच शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसमें गुस्से से ज्यादा हैरानी थी। एक के हाथ में झाड़ू तो दूसरे के मन में 1000 सवाल। जब वो उसे समझाने की कोशिश करती है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। जब वो पूछती है कि ये कौन सा साल है, तो जवाब मिलता है गैप्सिन साल। उसके होश उड़ जाते हैं। ये कोई फिल्म सेट नहीं था, ना ही कोई सपना। वो सच में अतीत में जोसियन एरा में आ गई थी। इस एहसास से वो टूट जाती है। उसकी हंसी में उसकी बेबसी साफ दिखती है। लेकिन एक शेफ चाहे किसी भी सदे में हो, हार नहीं मानता। अपने पुराने कपड़ों में उसे मिलता है अपना खजाना, बटर और चिली पेस्ट। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आती है और फिर शुरू होता है असली जादू। अपने 21वीं सदी के हुनर और जोसियन एरा के सादे सामान से वो एक ऐसी डिश तैयार करती है जो किसी ने ना कभी देखी थी, न चखी थी। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। नई लड़की किलगम उसके हाथों का जादू और खाने की खुशबू से दंग रह जाती है। एक अनजान जगह पर खाने ने दो अनजान लड़कियों के बीच दोस्ती की बुनियाद रखती थी। खाना तैयार था, अब वक्त था उस जख्मी महाराज को खिलाने का जो अब भी रस्सी से बंधा हुआ बाहर बैठा था। एक अनजान सफर, अनोखे रिश्ते और हजारों उलझने। कहानी अभी शुरू हुई थी। कहानी के इस मोड़ पर हम मिलते हैं एक जख्मी और गुस्से से भरे लड़के से, जिसे एक लड़की ने बचाया है। लेकिन बचाने के बाद भी लड़का उस पर शक कर रहा है। लड़की उसके लिए फूलों से सजा एक खूबसूरत खाना लाती है, लेकिन वो खाने से साफ इनकार कर देता है।
उसका चेहरा देखकर लग रहा है जैसे वो कह रहा हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लड़की परेशान हो जाती है और उससे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी वो एक ऐसी शर्त रखता है जिसे सुनकर लड़की हैरान हो जाती है। वो कहता है, पहले तुम खाओ, ये साबित करने के लिए कि इसमें जहर नहीं है। इसी नोकझोंक के बीच उनकी एक सहेली आ जाती है। लड़की माहौल को संभालने के लिए उससे इशारों में कहती है कि ये आदमी बीमार है और अजीब हरकतें कर रहा है। अपनी शर्त पूरी करने के लिए लड़की खाने को मिक्स करती है और बताती है कि ये कोई मामूली जवार के चावल नहीं, बल्कि गोचुजैंग बटर बिबिम्बैप है जो उसने स्पेशल तरीके से बनाया है। वो पहला निवाला खुद खाती है और उसके चेहरे पर आई मुस्कान साबित कर देती है कि खाना बिल्कुल आम नहीं है। आखिरकार लड़का खाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो पहला निवाला लेता है, उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की एक धुंधली सी याद ताज़ा हो जाती है। अपनी माँ की याद, जो उसे बिल्कुल उसी तरह खाना खिलाती थी। खाने का स्वाद और माँ की यादों का जादू उस पर ऐसा असर करता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका गुस्सा और नफरत जैसे एक पल में पिघल जाती है। वो चुपचाप पूरा खाना खत्म कर देता है। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। शायद तीखेपन के बहाने वो अपने असली जज्बात छुपा रहा था। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक सिपाही उस जगह पर पहुंच जाते हैं और पूरे गांव में आग लगा देते हैं। तब खुलासा होता है कि ये जख्मी आदमी कोई और नहीं, बल्कि राजा ई ह्योन है। अपने लोगों को देखकर उसका रूप ही बदल जाता है। वो गुस्से में उस जगह को जला देने का हुक्म देता है। राजा के सिपाही उन दोनों लड़कियों को ढूंढ निकालते हैं जो नदी किनारे बैठी थी। उन्हें ये नहीं पता कि अनजाने में उन्होंने किसकी मदद की है। और अंत में राजा ई ह्योन उसी लड़की के सामने खड़ा है जिसने थोड़ी देर पहले उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में शुक्रिया नहीं, सिर्फ गुस्सा और नफरत। हमारी कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां अंधेरी रात में नदी के किनारे दो सहमी हुई लड़कियां चुपी बैठी हैं। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा है, जैसे वो किसी खतरे से भाग रही हों। अचानक मशालों की रोशनी उनके छुपने की जगह को रोशन कर देती है। सिपाही उन्हें ढूंढ लेते हैं। एक लड़की चीखना चाहती है, लेकिन दूसरी उसकी हिम्मत बंधाती है, उसे चुप रहने का इशारा करती है। उन्हें पता चलता है कि सिपाही चिहोंग के लिए खूबसूरत लड़कियों को पकड़ रहे हैं, एक ऐसी प्रथा जिसमें राजा के लिए लड़कियां चुनी जाती हैं। दोनों का डर और बढ़ जाता है कि अगर वो पकड़ी गईं तो उनका अंजाम भी यही होगा। लेकिन उनकी किस्मत में बचना नहीं लिखा था। एक सिपाही उन्हें देख लेता है। उनकी भागने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और उन्हें भी उन बाकी लड़कियों के साथ कैद कर लिया जाता है। अब वो एक अंधेरे कैद खाने में बंद है। एक लड़की जो शायद इस दौर की नहीं है परेशान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में जोसियोन एरा, पुराने कोरिया में टाइम ट्रैवल करके आ गई है। अचानक उसके दिमाग में एक झलक आती है अपनी असली ज़िंदगी की, जहां वो 2025 में फ्रांस में कुकिंग कंपटीशन जीतकर हेड शेफ बनने वाली थी। कहाँ वो जीत का जश्न और कहाँ ये कैदखाने की ज़िंदगी। उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। जो हेड शेफ बनने का सपना देख रही थी, वो अब एक ऐसी दुनिया में फंस चुकी है जहाँ उसकी कोई पहचान नहीं। अगली सुबह सभी लड़कियों को बाहर निकाला जाता है। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा जा रहा था। हमारी शेफ जो 27 साल की है, उसे बूढ़ा कहकर किचन के काम के लिए भेज दिया जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ झलकता है। अब उसकी सहेली की बारी आती है। वो भी अपनी उम्र 30 साल बताती है, लेकिन एक सिपाही उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो तो सिर्फ 17 की लगती है। इस अनोखे कॉम्प्लीमेंट से माहौल हल्का हो जाता है और उसे भी किचन की तरफ भेज दिया जाता है। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। उन्हें सुकून मिलता है कि कम से कम वो एक साथ और महफूज हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनसे अनजाने में हुई एक गलती उनके पीछे एक निशान छोड़ आई है। उसी वक्त उसी नदी के किनारे जहां से वो पकड़ी गई थीं, एक शाही शख्स कुछ तलाश कर रहा है। उसके सिपाही को पानी से एक अजीब सी चीज़ मिलती है, एक हेयर स्क्रंजी जो इस जमाने की नहीं है। और जहां राजा उस अनजान निशान के पीछे निकल पड़ा था, वहीं हमारी शेफ एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। जोसियोन एरा का शाही बावर्ची खाना। उसके लिए ये जगह किसी फिल्म सेट से कम नहीं थी। असली पीतल के बर्तन, पुराने ज़माने के मसाले और खाना पकाने के वो सारे औजार जो उसने सिर्फ किताबों में देखे थे, अब उसके सामने थे। लेकिन ये कोई म्यूजियम नहीं था। जल्द ही उन्हें किचन की सख्त हेड कुक से डांट पड़ती है, जो उन्हें काम पर लगने का हुक्म देती है। पर एक शेफ तो शेफ ही होता है, चाहे ज़माना कोई भी हो। वो फौरन पूछती है खाना किसके लिए और क्या बनाना है। लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई प्लान ही नहीं है। असली कुक्स तो पहले ही भाग चुके हैं। हर तरफ अफरा तफरी है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ। अब एक प्रोफेशनल शेफ के लिए ये सब देखना किसी अजाब से कम नहीं।
अब उसके पास एक ही रास्ता है, इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को संभालना और अपने हुनर से सबको कहानी आगे बढ़ती है और हमारी शेफ इस अनजान सी दुनिया के बावर्ची खाने में अपने रंग में आने लगती है। वो हर चीज को एक माहिर की नज़र से परख रही है। अदरक की ताजगी, मशरूम्स की क्वालिटी और पत्तियों की खुशबू। उसे पता है कि अच्छा खाना अच्छी सामग्री से ही बनता है। तभी एक ऑफिशियल वहां आता है और एक बड़ा ऐलान करता है। हैन्योंग से खास मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए गुचौप बनसांग यानी 9 तरह के पकवानों वाला शाही भोजन तैयार करना है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल शेफ होने के नाते वो सीधा काम शुरू नहीं करती। वो मेहमानों के बारे में ज़रूरी सवाल पूछती है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, कोई एलर्जी तो नहीं। मगर पुराने ज़माने के इस किचन में उसके सवालों को गुस्सा दिलाने वाला समझा जाता है और उसे धमकाया जाता है। तभी एक बड़े ओहदे वाला ऑफिसर वहां आता है। वो उसकी बात सुनता है, लेकिन उसके सामने एक ऐसी शर्त रखता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। अगर खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। पर हमारी शेफ डरती नहीं। वो शर्त मंजूर करती है, लेकिन अपनी भी एक शर्त रखती है कि अगर मेहमानों को खाना पसंद आया तो हम सबको आज़ाद करना होगा। सौदा तय हो जाता है और बस उसी पल से वो एक कैद की हुई लड़की से उस किचन की हेड शेफ बन जाती है। वो अपने आप को तैयार करती है और उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि जीतने का जज्बा है। वो अपनी टीम को इकट्ठा करके समझाती है कि ये उनकी आज़ादी का सवाल है। सब मिलकर काम शुरू करते हैं। उन्हें आखिरकार एक बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा मिल जाता है। एक ज़बरदस्त स्टेक बनाएंगे, वो ऐलान करती है। उसके इस जोश से सब हैरान और खुश हो जाते हैं। उनकी शेफ अब पूरे कंट्रोल में है। वो सबको काम करने का तरीका सिखाती है, हर चीज़ में अपनी माहिरियत दिखाती है। मछली की बदबू कैसे हटानी है, झींगे को कैसे भूनना है, हर चीज़ में उसकी मॉडर्न नॉलेज उनके काम आ रही है। लेकिन असल चुनौती अब सामने आती है। गोश्त का वो बड़ा सा टुकड़ा देखने में तो शानदार है, लेकिन उसे काटना नामुमकिन सा लग रहा है। वो हद से ज़्यादा सख्त है, इसमें चिकनाई बिल्कुल नहीं है और इसकी सिल्वर स्किन चाकू को भी नाकाम कर रही है। अब सब परेशान हैं, इतना सख्त गोश्त कैसे पकेगा? जब सब उम्मीद हार चुके हैं, हमारी शेफ हार नहीं मानती। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है, पुरानी किताबों में उस सख्त गोश्त को नरम करने का राज ढूंढती है और फिर उसे मिल जाता है वो राज जो सदियों पुराना है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल नया नहीं। उसकी पुरानी कुक बुक जो उसके डैड ने दी थी, उसे रास्ता दिखाती है। इस टेक्निक को फ्रेंच में कहते हैं सूवीड, यानी धीमी आंच पर पकाना। अपने मॉडर्न डे कुकिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके वो पानी का तापमान अपने हाथों से नापती है। ये हुनर उसके लिए नया नहीं, लेकिन इस जमाने के लोगों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं। वो गोश्त को कागज़ और समंदरी घास में लपेटकर बिल्कुल सही तापमान पर पानी में डाल देती है। ये एक ऐसा तरीका है जो गोश्त के सारे जूसेस को अंदर ही लॉक कर देता है और नतीजा एक ऐसा गोश्त जो रुई की तरह नरम और लजीज है। उसकी इस काबिलियत से सब दंग रह जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। अब वक्त है इम्तिहान का। मेहमान जो ताकत और गुरूर में डूबे हुए हैं आ चुके हैं। उनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं, अपनी शान दिखाने का एक और मौका है। वो आते ही वहाँ मौजूद लड़कियों में कमी निकालना शुरू कर देते हैं। उनका रवैया बताता है कि उन्हें खुश करना आसान नहीं होगा। खाना परोसा जाता है, लेकिन उनकी नखरेबाजी शुरू हो जाती है। वो खाने में कमी निकालकर गवर्नर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक शाही खाने पर माहौल उस वक्त बिगड़ जाता है जब एक अहम मेहमान चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सॉन्ग जय खाने को बेइज्जत कर देता है। गुस्से में वो फौरन इस खाने को बनाने वाले बावर्चियों को पेश करने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ बावर्ची खाने में एक लड़की इस बात से अनजान है कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो इस जोसियन दौर में फंस गई है और यहाँ से निकलने के सपने देख रही है। अचानक सिपाही आ धमकते हैं और सभी औरतों को ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं। उन्हें उन ऑफिशियल्स के सामने पेश किया जाता है जहां इम सॉन्ग जय इल्ज़ाम लगाता है कि ये खाना रिवायती उसूलों के खिलाफ है और इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। लेकिन हिम्मत दिखाते हुए हमारी प्रोटैगनिस्ट उसके फैसले को चैलेंज करती है। आपने इसे चखा भी है या बस ऐसे ही राय दे दी? इम सॉन्ग जय, जो दरअसल गवर्नर होंगयुंग डाल को नीचा दिखाना चाहता है, एक शर्त रखता है। वो गवर्नर की पोती मिहांग को पेश करता है। शर्त ये है कि अगर लड़की ये साबित कर दे कि खाने में इस जगह की रूह है, तो वो मिहांग को छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो झूठी साबित हुई तो मिहांग उनकी हो जाएगी।
सबकी नज़रें अब इस खाने पर हैं। जैसे ही ऑफिशियल्स पहला निवाला लेते हैं, उनके चेहरे हैरानी से बदल जाते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस है। प्योगो मशरूम्स, एंजोवीज और फर्मेंटेड श्रिम्प से बने 3 खास एसिड्स का कमाल, जो मिलकर एक जोरदार उमामी का धमाका करते हैं। इसे कहते हैं MSG, स्वाद का विस्फोट। गवर्नर तो इस लज्जत में खो जाते हैं, लेकिन इम सॉन्ग जय हार मानने को तैयार नहीं। वो झूठ बोलता है कि खाने में कोई खास बात नहीं। अपनी पोती को खतरे में देख और बेइज्जती से गुस्से में आकर गवर्नर तलवार उठा लेता है। इस बगावत को देखते हुए गवर्नर का बेटा अपने बाप को बचाने के लिए उस लड़की को सजाए मौत देने का हुक्म दे देता है। लेकिन जब मामला बिगड़ जाता है और हर तरफ तलवारें निकल आती हैं, तभी एक शाही ऐलान होता है। गवर्नर फौरन सजा रोकने का हुक्म देता है। अचानक वहां एक पुरअसर शख्सियत की आमद होती है, जिसके आते ही सभी ऑफिशियल्स अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ये हैं जोजियन के महाराज। हमारी प्रोटैगनिस्ट, जो अभी भी सजा के तख्त पर है, हैरानी से देखती है। उसकी आंखों में खौफ और पहचान दोनों झलकते हैं। उसे याद आती है अपनी पहली मुलाकात, जब वो इस अजनबी से टकराई थी। तुम शेफ की बावर्ची हो? उसने पूछा था। वो अनजान शख्स दरअसल इस देश का महाराज था। महाराज जो अब सब कुछ समझ चुके हैं, उस खाने को चखने का फैसला करते हैं जिसे इतना बुरा कहा जा रहा था। जैसे ही वो पहला निवाला लेते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा जाता है, जैसे आतिशबाजी हो रही हो। उन्हें इस लज्जत में अपनी पुरानी यादें ताज़ा होती महसूस होती हैं। ये स्वाद, वो हैरानी से कहते हैं, इतना सादा लेकिन इतना गहरा। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं चखा। प्रोटैगनिस्ट, जो अभी तक सांस रोके हुए थी, खुशी से रो पड़ती है। उसकी जान बच गई थी। महाराज उससे पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आई है। अब वो एक ऐसी कश्मकश में है जहाँ सच बोलना उसकी जिंदगी ले भी सकता है और बचा भी सकता है। वो हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं आज से 5000 साल बाद की दुनिया से आई हूँ। एक ऐसी दुनिया में जहाँ उसकी बातों का कोई मतलब नहीं। वो बेचारी सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो इस वक्त से नहीं बल्कि मुस्तकबिल से आई है। मैं कोरिया नाम की जगह से आई हूँ, उसने चीख कर कहा। लेकिन उसकी आवाज़, उसकी सच्चाई बादशाह और उसके वजीरों के लिए सिर्फ एक पागलपन थी। उसे बादशाह के सामने आवाज़ ऊंची करने पर डांटा जाता है। बेबस और टूटी हुई वो मिन्नतें करती रहती है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन उसकी मिन्नतों का कोई असर नहीं होता। बादशाह बेरहमी से उसे कैद करके अगले दिन महल में पेश करने का हुक्म देता है। तभी एक नाम सुनाई देता है, राज्यपाल होंग की पोती। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वो तारीख के एक ऐसे वाक़ये में फंस गई है जिसने एक बड़ी बगावत को जन्म दिया था। सबके जाने के बाद एक बुजुर्ग वजीर, शायद राज्यपाल होंग, बादशाह को उसके फ़र्ज़ याद दिलाता है। वो उसे उसकी लापरवाही और जुल्म के लिए शर्मिंदा करता है। वजीर की बातें सुनकर बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एक झटके में उसकी शराफत वहशत में बदल जाती है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने अपनी जान दी थी, बादशाह दहाड़ता है। उसके अंदर सालों से दबी बदले की आग अब बाहर आ चुकी थी। वो वजीर को बदतमीजी के जुर्म में गिरफ्तार करवाकर दूर भेज देता है। उसका बदला अब शुरू हो चुका था। कैद खाने में उसकी साथी उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। तब वो राज खोलती है कि मैं 500 साल बाद के मुस्तकबिल से आई हूँ। उसकी वापसी का रास्ता एक किताब में कैद है, मंगुन रॉक, एक ऐसी किताब जो उसके बैग में थी जब वो चट्टान से गिरी थी। वहीं महल के बाहर बादशाह बेचैनी में टहल रहा था। उसका वफादार साथी और रॉयल सेक्रेटरी सोंगजे उसके पास आता है, लेकिन लफ्ज़ों के बजाय वो पंखों से बात करते हैं। एक अनोखा मुकाबला जो उनकी गहरी दोस्ती और बादशाह के अंदर छिपी बेचैनी को जाहिर करता है। मुकाबला खत्म होने के बाद बादशाह एक अहम फैसला सुनाता है। वो टाइम ट्रैवलर लड़की और राज्यपाल होंग की पोती को छोड़कर बाकी सब लड़कियों को आज़ाद करने का हुक्म देता है। आखिरकार बादशाह अपने दिल की बात बताता है। लड़कियां चुनने का ये सब दिखावा सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने के लिए था। अब जब राज्यपाल होंग को सजा मिल गई है, उसे सुकून महसूस हो रहा है। हमारी कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है एक अंधेरी कैद से, जहां 2 लड़कियां बेबस और खौफजदा लकड़ी के तख्तों में जकड़ी हुई हैं। उनकी आंखों में डर और निराशा साफ नजर आ रही है। तभी एक उम्मीद की किरण बनकर एक अफसर वहां आता है। वो उन्हें कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, वो अपना वादा पूरा करने आया है। उसने उनके हाथों का बना लजीज खाना खाया था और इसलिए वो उन्हें आज़ाद कर रहा है। आज़ाद होकर लड़कियां उस अफसर का शुक्रिया अदा करती हैं, लेकिन वो अफसर उन्हें जाते हुए देखता है और उसकी नम आंखें
एक ऐसी कहानी बयान कर रही थी जो अभी सामने आना बाकी थी। लेकिन ये आज़ादी एक धोखा थी। जैसे ही खबर महल में महाराज तक पहुंचती है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो हुक्म देते हैं कि उन्हें फौरन ढूंढ कर लाया जाए। जंगल के अंधेरे में दोनों लड़कियां एक दूसरे से अपनी जिंदगी के दुख बांटती हैं। एक, जिसका नाम किलगम है, अपने माँ बाप को खो चुकी है। दूसरी, जो कहती है वो 500 साल आगे से आई है, उसे अपने वक्त में ले जाने का वादा करती है। पर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अचानक उनका रास्ता रोका जाता है, उसी महाराज और उसके सिपाहियों से। उनकी आज़ादी का सपना टूटकर बिखर जाता है। महाराज किलगम के बालों से एक दिल की शक्ल का फूल निकालता है, जो उसके हाथ में आते ही जादुई तरीके से गायब हो जाता है। ये क्या राज था? लड़की अपने एक बैग के लिए गिड़गिड़ाती है, जो उसके लिए उसकी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती था। वो कहती है कि उसी बैग में एक किताब है, जिसकी वजह से वो इस दौर में आ फंसी। पर जैसे ही वो अपना बैग लेने के लिए आगे बढ़ती है, महाराज उसे धक्का दे देता है और वो गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन दोनों लड़कियां फिर से कैद में थीं, एक काठ के पिंजरे में बंद अनजान सफर पर ले जाई जा रही थी। किलगम टूट चुकी थी, पर दूसरी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी साथी को दिलासा दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, बस हिम्मत से मेरा साथ देना। और उसकी आंखों में सिर्फ हिम्मत नहीं, बदले की आग भी थी। उस जालिम महाराज को देखते हुए उसने अपने हाथों से बंदूक का इशारा बनाया, एक खामोश धमकी कि ये अंत नहीं, शुरुआत है। पर इस कहानी के असली खिलाड़ी कोई और ही थे। महल के अंदर साजिशें बुनी जा रही थी। वही अफसर जिसने उन्हें आज़ाद किया था, अब एक रईस औरत के साथ मिलकर अगले कदम की तैयारी कर रहा था। उनकी बातों से साफ था कि महाराज को कमज़ोर करने और उसके अतीत के जख्मों को कुरेदने का एक गहरा प्लान बनाया जा रहा है। महल के अंदर संगीत और रक्स की महफिल सजी है। हर तरफ रंग और रोशनी है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक तूफान पल रहा है। अचानक साज का एक तार टूट जाता है, जैसे आने वाले किसी अनहोनी का इशारा हो। ये औरत कांग मोकजू, जिसकी आंखों में महल की हर साजिश का राज छुपा है, परेशान हो जाती है। उसे खबर मिलती है कि महाराज एक अनजान लड़की के साथ लौट रहे हैं। उसके चेहरे पर चिंता और जलन साफ दिखती है। वो उस नई चिड़िया को अपने ढंग से नचाने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ हमारी कहानी की हीरोइंस एक गांव से गुजरती हैं, कैद में। लोग उन्हें डायन कहकर पत्थर मारते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटती। महाराज उन्हें देखता है और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी खुशी है। वो कैदान से कहता है, तुम मेरी चीज़ हो, मेरी इजाज़त के बिना ना किसी से मिलोगी न बात करोगी। जैसे ही काफिला बोंगडोक पैलेस पहुंचता है, वो रईस औरत कांग मोकजू महाराज का स्वागत करती है, लेकिन उसकी नज़रें उस कैदान पर टिकी हैं। दोनों औरतों के बीच एक खामोश जंग शुरू हो चुकी है। महाराज कांग मोकजू को उस कैदान के पास ले जाता है, जैसे वो उसे एक तोहफा दे रहा हो। वो उस लड़की की ठोड़ी को पकड़ता है, उसकी खूबसूरती को परखता है, जबकि कांग मोकजू की आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखता है। लेकिन महाराज की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक अजीब सी कशिश भी है। वो जानता है कि ये लड़की आम नहीं। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि साजिशें बुनने, दिलों को जीतने और जिंदा रहने का हथियार बनेगा। एक तरफ है महाराज का जुल्म और जुनून, दूसरी तरफ है कांग मोकजू की साजिशें, और इन सब के बीच फंसी है वो लड़की जो अपने हुनर को अपनी ताकत बनाएगी।